क्वेश्चन है द नंबर ऑफ S डबल बॉन्ड O bonds present in the sulfurous acid, peroxo डाइसल्फ्यूरिक एसिड एंड पायरोसल्फ्यूरिक एसिड रेस्पेक्टिवली। तो हम सबसे पहले सल्फ्यूरस एसिड बनाएंगे। मैं सल्फ्यूरस एसिड S डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड OH, ये सल्फ्यूरस एसिड है। फिर उसके बाद लिखा है पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड जिसे कि मार्शल्स एसिड भी बोलते हैं। दिस इज पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, पेरोक्सी बॉन्ड है इसमें। फिर उसके बाद पूछा है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड ओलियम में भी कंसीडर किया जाता है। SO3 और H2SO4 का जो मिक्सचर होता है, ओलियम भी लिखा जाता है इसके लिए। अब आप देखिए इसमें नंबर ऑफ S डबल बॉन्ड हो, तो यहाँ पर हुआ 1 और इसके लिए हो गए 4 और इसके लिए भी हो गए 4, यानी नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स 1 4 4 हो गया। तो इसलिए ये 4th वाला इसका आंसर हो गया। इस तरह से आपने इसके छोटा सा बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको अगर स्ट्रक्चर आता था तो आप इसको बहुत आराम से कर सकते हैं। वैसे तो केमिकल बॉन्डिंग का ही क्वेश्चन है, लेकिन बी ब्लॉक में देख सकते हैं आप इसको। ये सॉल्यूशन रहा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। द टोटल नंबर ऑफ एसिडिक ऑक्साइड्स फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट। इसमें आपका जो NO लिखा हुआ है ये न्यूट्रल ऑक्साइड है, N2O जो लिखा है ये भी न्यूट्रल ऑक्साइड है, और जो CO लिखा है ये भी न्यूट्रल ऑक्साइड है। ये सभी इसमें न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं। और अब B2O3 एसिडिक ऑक्साइड हो गया, N2O5 एसिडिक ऑक्साइड हो गया, और SO3 एसिडिक ऑक्साइड हो गया, और P4O10 भी एसिडिक ऑक्साइड हो गया। ये न्यूट्रल ऑक्साइड है और ये एसिडिक ऑक्साइड है। न्यूट्रल ऑक्साइड में ये 3 ही ऑक्साइड नॉन मेटल के जो हैं न्यूट्रल होते हैं, N2O, NO और CO। इसके अलावा नॉन मेटल के ऑक्साइड्स जो होंगे वो एसिडिक होंगे। आइए इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोराजाइन ऑल्सो नोन एज इनऑर्गेनिक बेंजीन can be prepared by the reaction of 3 equivalents of X with 6 equivalents of Y. X and Y are respectively. देखिए यहाँ पे हम जब B2H6 पर अमोनिया की रिएक्शन कराते हैं और इसका टेम्परेचर अगर हम कोल्ड रखते हैं तो हमको मिलता है B2H6.2 अमोनिया। इसका टेम्परेचर मैं 200 डिग्री सेंटीग्रेड 200 डिग्री सेंटीग्रेड अगर रख देता हूं तो मुझे मिलता है इनऑर्गेनिक बेंजीन, इनऑर्गेनिक बेंजीन यानी B3N3H6। ये आपको मिल गया इनऑर्गेनिक बेंजीन। इसको अगर मैं 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करता हूं तो मुझे मिलता है इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। इसको मैं 1000 से ज्यादा गर्म करता हूं तो मुझे मिलता है इनऑर्गेनिक डायमंड। इनऑर्गेनिक डायमंड इसको बोलते हैं बोराजोन। ध्यान दीजिए यहां पे लिखा है बोराजाइन, तो इनऑर्गेनिक बेंजीन का दूसरा नाम होता है बोराजाइन और बोराजोल। इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन को बोराजाइन या बोराजोल बोलते हैं, और यही जो इनऑर्गेनिक डायमंड होगा इसको बोलते हैं बोराजोन। तो अब कंफ्यूजन यहाँ पे ये होता है कि बोराजाइन कौन सा है और बोराजोन कौन सा है, इन दोनों में बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो इस तरह से याद रखना, जो डायमंड है इसमें D भी है, O भी है, N भी है, और जोन में Z भी है, O भी है और N भी है। तो याद रखना जॉन बनेगा डॉन, तो जॉन बनेगा डॉन से आपको ये कंफर्म रहेगा कि ये बोराजाइन अलग है और बोराजोन जो है वो डायमंड है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि बोराजाइन is also known as inorganic benzene and can also be prepared by the reaction of these 3 equivalents and this respectively। तो आपका आंसर हो गया, इसमें दिख रहा है आपको B2H6 की अमोनिया से जब आप रिएक्शन करते हैं तो ये होती, बैलेंस कर लीजिएगा रिएक्शन और ये आपका आंसर हो जाएगा।
आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द नंबर ऑफ नॉन आयनाइजेबल प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट P ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शंस। एक बात आप याद रखिए, PCl3 की रिएक्शन यदि किसी भी OH कंटेनिंग कंपाउंड से होती है तो H3PO3 अवश्य बनेगा, यानी PCl3 का हाइड्रोलिसिस होगा। आप इस तरह से देखिए, मेरे पास PCl3 है, इस पर मैं अगर अल्कोहल की रिएक्शन करा रहा हूं इसको मैं इस तरह से लिखता हूं, C2H5OH, यहां लिखता हूं C2H5OH और यहां भी लिखता हूं C2H5OH। तो देखिए यहां पे ये C2H5Cl निकल गया, ये C2H5Cl निकल गया, ये C2H5Cl निकल गया, और आपको मिला क्या यहां पे? आपको मिलता है POH थराइस, यानी कि H3PO3। आप इसको किस तरह से लिखते हैं? फास्फोरस के किसी भी ऑक्सी एसिड में टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं 5, तो आप इसके स्ट्रक्चर को पहले ऐसा बना लीजिए। अब एक OH आपने यहां रख दिया, एक OH यहां रख दिया, तीनों ऑक्सीजन आपके कंप्लीट हो गए, लेकिन एक हाइड्रोजन बचा हुआ, तो यहां पर इसको लगा दीजिए, तो फास्फोरस एसिड आपको मिल गया। तो C2H5Cl के साथ आपको फास्फोरस एसिड मिला। अब क्वेश्चन यहां पर ये उठता है कि A जो बना है आपके पास, यानी दैट इज फास्फोरस एसिड H3PO3 प्लस PCl3 प्लस H2O, ये क्या सॉल्यूशन है, ये लिखा है। अब क्या होगा यहां पर, इसका फिर से हाइड्रोलिसिस होगा, ये PCl3 का हाइड्रोलिसिस होगा। जब इस PCl3 का हाइड्रोलिसिस होगा तो हमें क्या मिल जाएगा? P डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH। फिर इस PCl3 से तो हमको वो मिल ही चुका है, P डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड H। अब क्या होगा, इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। जब इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट कुछ इस तरह से होगा, यानी इसका रीअरेंजमेंट होगा और ये इस तरह से आपको दिखेगा, P डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड OH, और ये आपको यहां पे मिला। H4P2O5। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। अब आपसे जो पूछा है वो क्या पूछा है कि इन दोनों के मिलने से जब H2O निकल जाएगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या होगा। H3PO3 आपको मिला, H3PO3 प्लस H2O प्लस PCl3 आपने लिखा, H4P2O5 यानी पायरोफॉस्फोरस एसिड आपको मिल गया यहाँ पे, और HCl मिल गया। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें C2H5Cl निकल चुका है। अब आपके पास फास्फोरस एसिड मिला है, फिर दो फास्फोरस एसिड में से एक H2O निकल गया और पायरोफॉस्फोरस एसिड आपको मिल गया है। आगे देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, A plus alkali gives B is the major product. If B is an oxo acid of phosphorus with no pH bond, then A will be। अच्छा देखो, दो बातें हैं। अगर व्हाइट फॉस्फोरस में मैं अगर एल्कली डाल दूं तो मुझे मिलता है हाइपोफॉस्फोरस एसिड। मैं इसको इस तरह से लिखता हूं, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। अगर मैं हाइपोफॉस्फोरस एसिड का फॉर्मूला देख रहा हूं तो P डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड OH हो गया। व्हाइट फॉस्फोरस में अगर मैंने एल्कली डाला है तो उसने बोला है मेजर प्रोडक्ट एंड B इज एन ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस विद नो pH बॉन्ड, तो इस पे तो दो pH बॉन्ड है। अब अगर मैं रेड फॉस्फोरस में एल्कली डालता हूं
एल्केली डालता हूं तो मुझे मिलता है हाइपोफॉस्फोरस एसिड, यानी P डबल बॉन्ड O, दिस इज हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, इसका नाम है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। तो रेड फॉस्फोरस में एल्केली डालने से आपको एक ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा जिसमें पीएच बॉन्ड नहीं होगा, दैट विल बी रेड फॉस्फोरस। तो आपका आंसर हो जाता है रेड फॉस्फोरस। तो व्हाइट फॉस्फोरस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी में स्पेशली मेंशन्ड है ये पॉइंट, और ये इंपॉर्टेंट भी है। व्हाइट फॉस्फोरस एल्केली से रिएक्ट करके हाइपोफॉस्फोरस एसिड देगा और रेड फॉस्फोरस एल्केली से रिएक्ट करके हाइपोफॉस्फोरिक एसिड देगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर PCl5 फ्रॉम द फॉलोइंग। PCl5 का पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एक्सियल लेंथ बड़ी होती हैं और इक्वेटोरियल लेंथ छोटी होती हैं, ये आप जानते हैं। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जियोमेट्री है इसकी, इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जियोमेट्री है, ये एंगल 120 डिग्री का है और ये वाला एंगल 90 डिग्री का है। जितना बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा उसका परसेंटेज एस कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा, और एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतनी कम होंगी। तो इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ कम हो गई और एक्सियल बॉन्ड लेंथ बड़ी हो गई। एक्सियल बॉन्ड लेंथ बड़ी है, इसका मतलब उसकी स्ट्रेंथ वीक होगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखते हैं। इन दिस मॉलिक्यूल ऑर्बिटल ऑफ फॉस्फोरस आर एज्यूम टू बी अंडरगो sp3 डिहाइब्रिडाइज्ड। ये आपको दिख रहा है कि इसमें sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन है। पहला ऑप्शन तो सही है, इसमें आपको बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसलिए पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। द जियोमेट्री ऑफ PCl5 इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, जो आपको दिख रही है ये भी सही है। PCl5 हैज 2 एक्सियल बॉन्ड स्ट्रॉन्गर देन 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। यही बात यहाँ पे गलत दिखती है, उसको एक्सियल को स्ट्रॉन्ग बता रहा है, जबकि एक्सियल जो होता है वो वीकर होता है इक्वेटोरियल से, क्योंकि उसकी लेंथ ज्यादा है। 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स ऑफ PCl5 लाइंग इन द सेम प्लेन, यस इट इज। ये आपको दिख रहा है कि ये एक प्लेन में है, मैंने इसका 3D डायग्राम बनाया है, देखिए इसमें ये 3 इक्वेटोरियल वाले एक प्लेन में हैं। तो आपका आंसर जो हुआ वो तीसरा हुआ, क्योंकि ये गलत है। आपसे पूछा था कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में सिलिकॉन से संबंधित प्रश्न है। इसमें पूछा है कि मैच द कॉलम आपको बताना है। इसमें यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि अगर मैं साइलेन कहता हूं तो SiH4 लिखता हूं, और इस H की जगह मैंने CH3 अगर लिख दिया है तो यह साइलेन का रिप्लेसमेंट हुआ। अगर यहां पर एक R ग्रुप है, ये जो R ग्रुप है एल्काइल ग्रुप एक है, अगर ये एक है तो इसमें 2D शीट सिलिकॉन बनता है। अगर ये 2 है तो चेन सिलिकॉन बनता है, ऐसा SiO Si और फिर O फिर Si, यहाँ भी R है, यहाँ भी R है, यहाँ भी R है, यहाँ भी R है, ये भी R है, ये भी R है, ये ऐसा बनेगा। अगर एक होगा तो वो इस तरह से बनेगा, R, फिर ये आगे आगे कंटिन्यूड रहेगा, ये R इसको R मान लेते हैं, ये फिर आगे कंटिन्यूड रहेगा या नीचे कंटिन्यूड रहेगा, ऊपर कंटिन्यूड रहेगा, कहीं तो भी कंटिन्यूड रहेगा। एक तरफ से 2D शीट सिलिकेट हो गया। तो ये हुआ अगर इसमें एक R है तो, 1R है तो। अगर इसमें 2R ग्रुप है यानी 2 एल्काइल ग्रुप है तो। अगर इसमें 3 एल्काइल ग्रुप है यानी R Si R, ये O है इसकी जगह, फिर ये R यानी कि ये डाइमर बनेगा। अगर इसमें 3R है तो बस यही क्वेश्चन होंगे आपसे। पहला साइलेन है, दूसरा 2D है, फिर चेन है, चेन सिलिकॉन है, फिर है डाइमर। ये दिख रहा है आपको, आप इसको देख सकते हैं। सॉल्यूशन देख लीजिए, ये रहा, ऐसे सॉल्व किया है और ये सॉल्यूशन है। आइए बढ़ते हैं आगे। दूसरा क्वेश्चन है, अमंग द गिवन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन N2O, N2O3, N2O4, N2O5, द नंबर ऑफ कंपाउंड्स हैविंग N बॉन्ड्स। आइए देखते हैं, पहले N, ट्रिपल बॉन्ड N, देन कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ये पहला वाला आंसर हुआ आपका।
दूसरा हम बात कर रहे हैं N डबल बॉन्ड O, देन कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, देन डबल बॉन्ड O, दिस इज वन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तीसरी बात कर रहे हैं N2O4 की, N देन डबल बॉन्ड O, N कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। और चौथा है आपके पास N2O5 यानी NON डबल बॉन्ड O, देन कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, देन कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। ये स्ट्रक्चर्स हैं इसके। आप ऐसा भी निकाल सकते हैं, N2O3 मैंने लिखा, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका हो गया यहाँ पे +3 और वैलेंसी शेल में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है 5। यदि ऑक्सीडेशन स्टेट वैलेंसी शेल के इलेक्ट्रॉन से कम आ रहे हैं तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनमें NN बॉन्ड होता है। ऐसी जगह पे बहुत कम एक्सेप्शन देखने को आपको मिलते हैं और यहाँ पर NN बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा। ये एक्सेप्शन देखने को मिलता है, अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था जिसमें पायरोफॉस्फोरस एसिड में, वहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कम होने के बावजूद भी POP बॉन्ड था, वरना PP बॉन्ड ही होता। आइए इसका एक बार सोल्यूशन भी देख लीजिए। ये स्ट्रक्चर्स हैं, पहले इन पर गौर कीजिए, अब इसका सोल्यूशन भी देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज के नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर कंटेन्स सल्फर इन द टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए यहाँ पे S डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड OH, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +6 और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है -2, यहां दिख रहा है आपको। S2O7 SOS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, +6 दिख रहा है आपको यहाँ पे। H2S2O6 डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, यहाँ पर आपको दिख रहा है ऑक्सीडेशन स्टेटस का +5, इसका भी +5। H2S2O8, ये पहले भी आया है ये क्वेश्चन, मार्शल्स एसिड फॉर्म में मैंने आपको बताया था, उसमें पूछा था नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स कितने हैं। अभी इसी क्वेश्चन में पूछ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है। डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। अब आप यहाँ पर देखिए ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है मार्शल्स एसिड का, यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए ये +6 है, ये +6 है क्योंकि ये परऑक्सो लिंकेज है, इस पे तो -4 पे। आपसे पूछा है डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये वाला आंसर हो गया आपका, तो पहला ही आंसर हुआ इसका। आप एक बार सारे स्ट्रक्चर पर गौर कर लीजिए, सारे स्ट्रक्चर देख लीजिए एक बार, अब सॉल्यूशन भी देख लीजिए। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। When borax is heated with cobalt oxide on a platinum loop, the blue colored bead is formed, the largely due to। देखिए बोरेक्स के साथ जब हम लोग ये बोरेक्स बीड टेस्ट करते हैं, ये बीड फॉर्म लिखा है बोरेक्स के साथ, बोरेक्स जब उसको जब हम जलाएंगे, गर्म करते हैं, बोरेक्स बीड टेस्ट करते हैं, तो NaBO2 का एक ट्रांसपेरेंट बीड बनता है लूप पर। उस पर हम कोबाल्ट का सल्फेट सॉल्ट लगाते हैं और उसको गर्म करते हैं। सल्फेट विल ब्रेक इनटू कोबाल्ट ऑक्साइड एंड SO2 गैस विल बी इवॉल्व्ड विद along with the oxygen। तो SO3 मतलब बाहर निकल गया, अब बचा कोबाल्ट ऑक्साइड। दैट कोबाल्ट ऑक्साइड विल कंबाइंड विद द NaBO2। तो NaBO2 से कोबाल्ट ऑक्साइड कंबाइन करेगा। NaBO2 आपके पास है और आपके पास है कोबाल्ट ऑक्साइड, ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे। जब ये दोनों कंबाइन करेंगे तो इसमें दो बातें हैं, इसके साथ जब NaBO2 है और इसके साथ ये कैसे बना NaBO2, मेरे पास था बोरेक्स Na2B4O7, मैंने जब इसको गर्म किया .NH2O, इसको जब मैंने गर्म किया था हीटिंग से, इसकी हीटिंग से क्या हुआ था, मुझे NaBO2 मिला था और साथ में मिला था B2O3। बोरेक्स लिखना चाहा है मैंने वहां पे, इसको देखिएगा आप, डॉट .10H2O ऐसा समझिए। अब क्या होगा, ये जो B2O3 है ये कोबाल्ट ऑक्साइड से कंबाइन करेगा, B2O3 कोबाल्ट ऑक्साइड से कंबाइन करेगा और ये हो जाएगा CO B2O4।
COB2O4 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं COBO2 ट्वाइस, मेटाबोरेट फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो ये जहां दिखेगा वहां पर आंसर होगा आपका, तो COBO2 ट्वाइस ये आंसर हो जाएगा। एक बार इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए, क्या किया था आपने, बोरेक्स को जब आपने हीट किया था, गर्म किया था बोरेक्स को, तो बीट बनाने के लिए तो NaBO2 और B2O3 का मिक्सचर मिला था। NaBO2 तो ट्रांसपेरेंट सॉलिड है, उसके बाहर जैसे मैंने बोरेक्स को गर्म किया तो ये NaBO2 है, इसके बाहर वाली लेयर B2O3 की है, ये आपकी जो लेयर हुई ये B2O3 है, और यहां पे जो मिला था वो है NaBO2 जो ट्रांसपेरेंट है। अब मैं इसके बाहर यहां पर कोबाल्ट का सल्फेट लगा दिया, जो गर्म करने पर, जो फ्लेम में जब मैं इसे गर्म करूंगा तो कोबाल्ट का ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, और वो कोबाल्ट ऑक्साइड इस बाहर वाली लेयर यानी B2O3 से कंबाइन करेगा, और कंबाइन करके COB2O4 अर्थात COBO2 ट्वाइस, यानी मैं कभी भी मेटाबोरेट के फॉर्म में ही बोरेक्स बीट टेस्ट को लिखता आऊंगा, तो इस तरह से ये बन जाएगा जो ब्लू कलर की बीड होती है। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन, फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इसका सॉल्यूशन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ ग्रुप 15 एलिमेंट विच इज अ मेटल एंड फॉर्म्स a hydride with strongest reducing power among the 15th group hydrides, the element is। सबसे पहली बात तो ये कि जो 15th ग्रुप है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, पहले तो ये देखते हैं। तो उसमें है आपका नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। अब उसमें ये कहा है 15th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, और विच इज़ अ मेटल, जो मेटल होगा। तो मेटालिक नेचर ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है, आपको पता है। बाकी नॉन मेटल है, ये मेटलॉइड्स हैं दोनों, ये भी नॉन मेटल है, ये नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है, और ये दोनों मेटलॉइड्स हैं, और ये मेटल है। ये जो आपको यहाँ पर मेटल वाला पार्ट दिखा, इनके हाइड्राइड्स देखना है। हाइड्राइड का मतलब हाइड्रोजन से ये कौन से कंपाउंड बनाते हैं। तो 5th ग्रुप की स्पेशलिटी ये होती है कि इसमें हर एलिमेंट का जो हाइड्राइड होता है उसका अपना नाम होता है। जैसे मान लीजिए मैंने NH3 लिखा तो मैं इसको अमोनिया कहूँगा, PH3 को फॉस्फीन कहूँगा, ASH3 को आर्सीन कहूँगा, SbH3 को स्टीबीन कहूँगा, और BiH3 को बिस्म्यूथीन बोलूँगा। आप फिर समझिए, मैंने ये कहा कि नाइट्रोजन के जो नाइट्रोजन फैमिली में जो हाइड्राइड्स हैं इनके सब के नाम हैं अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सीन, स्टीबीन, बिस्मिथीन। जैसे जैसे हम नीचे आते जाते हैं वैसे वैसे इनका जो बॉन्ड लेंथ है वो बढ़ता जाएगा, तो बॉन्ड एनर्जी जो है वो कम होती जाएगी, तो बॉन्ड जो है वो वीक होता चला जाएगा और ये टूट जाएगा आसानी से। तो इसमें यही पूछा है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग पावर। जब ये टूटेगा तो H जो है वो रिलीज होगा, तो H रिलीज होगा तो वो रिड्यूसिंग पावर का काम करेगा। इस तरह से आप यहाँ पर इसको ऐसे देख सकते हैं। फिर हाइड्राइड में आपके पास तो आंसर आपका यहाँ पे हुआ मेटल का हाइड्राइड यानी बिस्मिथ। आइए देखते हैं इसके आंसर को। तो बिस्मिथ इसका आंसर हुआ। सॉल्यूशन देखिए, BiH3 is the strongest reducing agent among the hydride of 5th group element as bismuth hydride bond dissociation energy is very less। तो अपने में से H रिलीज करेगा इसलिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसकी कम है, इसलिए ऐसा कर रहा है। आइए देखते हैं दूसरा सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास मैच कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है, राइट। तो सबसे पहला हेबर्ट्स प्रोसेस। तो हेबर्ट्स प्रोसेस होता क्या पहले ये देखते हैं, राइट। तो फर्स्ट इज मैं एक एक करके यहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ लेना। ए पार्ट दैट इज हेबर्ट्स प्रोसेस, यानी नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन की रिएक्शन होती है, अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, आयरन कैटलिस्ट होता है, मोलिब्डेनम कैटलिस्ट एक्टिवेटर होता है। पोटेशियम का ऑक्साइड, आयरन का ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड भी लिया जाता है। एनसीईआरटी कुछ ऐसे ऑक्साइड्स के बारे में भी लिखती है। आप ये जो मेथड है जिसमें आयरन जहाँ पे कैटलिस्ट होता है और मोलिब्डेनम कैटलिस्ट एक्टिवेटर होता है, इस तरह से आप यहाँ पर अमोनिया का प्रिपरेशन देखते हैं। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। और हेबर सिंथेसिस में आप ऐसा समझिए कि इस हेबर सिंथेसिस में आयरन कैटलिस्ट होगा, मोलिब्डेनम कैटलिस्ट एक्टिवेटर होगा।
और अमोनिया का प्रिपरेशन होगा। तो हम यहाँ पर अमोनिया सिंथेसिस ए के लिए हम लोग 3 लिख सकते हैं। तो ए का आंसर हमारा हो जाएगा 1 2 3 ऐसे। अब आ जाइए बात करते हैं ओस्टवाल्ड प्रोसेस। ओस्टवाल्ड प्रोसेस होता है अमोनिया से HNO3 के प्रिपरेशन का मेथड। अमोनिया का जब हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं, प्लैटिनम कैटलिस्ट होता है, 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, तो NO का प्रोडक्शन होता है और H2O मिलता है। इस NO से NO2 और NO2 से वाटर की रिएक्शन कराते हैं हम लोग, तो HNO3 बनता है। एक्सेस ऑफ वाटर डालेंगे तो HNO3 का प्रोडक्शन होगा। तो ये आपने यहाँ पर देखा कि हेबर सिंथेसिस से आप अमोनिया बना रहे हैं और ओस्टवाल्ड प्रोसेस से आप HNO3 बनाते हैं। HNO3 के प्रिपरेशन का मेथड होता है ओस्टवाल्ड प्रोसेस। तो हम बी के लिए आंसर कर सकते हैं ए, यानी ये वाला बी पार्ट था और बी के लिए आंसर होगा ए। आइए तीसरा प्रोसेस देखते हैं, कॉन्टैक्ट चैम्बर मेथड। कॉन्टैक्ट चैम्बर मेथड में सल्फ्यूरिक एसिड का प्रिपरेशन होता है। इसमें क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन हम ऑक्सीजन से कराते हैं। यहाँ पे 450 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है और वेनेडियम पेंटाऑक्साइड यहाँ पर एज ए कैटलिस्ट होता है। SO3 का प्रोडक्शन होता है। ये SO3 H2SO4 से रिएक्ट करके ओलियम बनाता है, जो कि 100% प्योर सल्फ्यूरिक एसिड है। फिर उससे हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड करेंगे डाइल्यूट। तो सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड को डाइल्यूट करने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड को पानी में मिलाया जाता है, न कि कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में पानी डाला जाता है। अगर हम ऐसा करेंगे तो वहीं पर एक्सप्लोट हो जाएगा, क्योंकि H2SO4 के जब बॉन्ड ब्रेक हो गए तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, और एक एनर्जी जब रिलीज हुई एक मॉलिक्यूल के ब्रेक होने से तो दूसरे मॉलिक्यूल को तोड़ देगी और इस तरह से वहाँ पे आग लग जाएगी। इसीलिए कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को डाइल्यूट करने के लिए कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को पानी में डाला जाता है, न कि कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में पानी डाला जाता है। ध्यान रखिएगा इस बात का। तो ये तो हुआ आपका कॉन्टैक्ट चैम्बर मेथड, जो कि H2SO4 के सिंथेसिस के लिए है। यानी ये जो सी पार्ट है, सी का आंसर हो गया आपका 4 ऐसा दिखता है जो हमने ये लिखा। द फोर्थ पॉइंट है हॉल हेरोल्ड्स प्रोसेस। हॉल हेरोल्ड्स प्रोसेस एक्चुअली एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन का मेथड है। हमारे पास जो एल्यूमिनियम का ओर होता है वो बॉक्साइट ओर होता है। बॉक्साइट का मतलब हो गया Al2O3। Al2O3 से मुझे एल्यूमिनियम बनाना है, तो इसके .2H2, दिस इज बॉक्साइट। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनाना है, तो इसके 2 स्टेप में हम इसको करेंगे। मैं इसको बताता हूं आपको। यहां देखते हैं हम लोग, जो बॉक्साइट है हमारे पास Al2O3.2H2O, इस बॉक्साइट को हम लोग पहले प्यूरिफाई करके एल्यूमिना बनाते हैं। तो बॉक्साइट जो है वो खुद 3 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है वाइट बॉक्साइट और दूसरा होता है रेड बॉक्साइट। वाइट बॉक्साइट 2 प्रकार का होता है। एक प्रकार होता है इसमें जिसमें आयरन ऑक्साइड की इम्प्योरिटी सिलिका की इम्प्योरिटी के बराबर होती है, और दूसरा वो होता है जिसमें आयरन ऑक्साइड की इम्प्योरिटी ज़्यादा होती है और सिलिका की इम्प्योरिटी कम होती है। और रेड बॉक्साइट वो होता है, इसको मुझे रेड लिखना चाहिए था। ये है रेड बॉक्साइट और ये है वाइट बॉक्साइट। देखिए यहां ध्यान दीजिए, रेड बॉक्साइट 2 टाइप का होता है। एक टाइप का रेड बॉक्साइट जिसमें आयरन ऑक्साइड और सिलिका दोनों इम्प्योरिटी इक्वल अमाउंट में होती है, और दूसरा जिसमें आयरन ऑक्साइड की इम्प्योरिटी ज़्यादा और सिलिका की इम्प्योरिटी कम होती है। वाइट बॉक्साइट वो होता है जिसमें सिलिका की इम्प्योरिटी ज़्यादा और आयरन ऑक्साइड की इम्प्योरिटी कम होती है, उसको हम वाइट बॉक्साइट बोलेंगे। तो रेड बॉक्साइट तो वो हुआ जिसमें आयरन ऑक्साइड और सिलिका दोनों इक्वल अमाउंट में होते हैं या फिर आयरन ऑक्साइड की इम्प्योरिटी ज़्यादा होती है, और वाइट बॉक्साइट वो होता है जिसमें सिलिका की इम्प्योरिटी ज़्यादा और आयरन ऑक्साइड की इम्प्योरिटी कम होती है। बॉक्साइट से एल्यूमिना में कन्वर्ट करने के लिए पहले टाइप के ओर के लिए जो प्रोसेस यूज होती है इसको हम लोग बोलते हैं हॉल्स प्रोसेस। दूसरे के लिए जो प्रोसेस यूज करेंगे इसको बोलते हैं हम लोग बेयर्स प्रोसेस, और तीसरे टाइप के लिए जो प्रोसेस हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसको बोलते हैं सर्पेक्स प्रोसेस।
इन तीनों मेथड से आपने ये देखा कि बॉक्साइट को आपने एल्यूमिना में कन्वर्ट कर दिया है। अब हम एल्यूमिना से एल्यूमिनियम बनाने वाले हैं। तो इसके लिए दो प्रोसेस होती हैं, एक होती है हॉल हेरोल्ड्स प्रोसेस, और दूसरी होती है, इसके बाद करते हैं दूसरी प्रोसेस, दैट इज हुप्स प्रोसेस। तो दो प्रोसेस से प्योर फॉर्म ऑफ बॉक्साइट यानी एल्यूमिना से एल्यूमिनियम में कन्वर्जन होता है। एक होता है हॉल हेरोल्ड्स प्रोसेस, दूसरा होता है हुप्स प्रोसेस। यानी इन प्रोसेसेस से हम इसको बॉक्साइट को एल्यूमिनियम में कन्वर्ट करते हैं। तो अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, इस क्वेश्चन में ये इस तरह से बात की गई है, हॉल हेरोल्ड्स प्रोसेस एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन में यूज होगा। यानी आप इसको इस तरह से समझें कि ये जो डी वाला ऑप्शन है इसका सेकंड वाला आंसर होगा। तो अब आप अपने आंसर इसमें से खोज सकते हैं। आइए सॉल्यूशन देख लीजिए इसका। ये इस तरह से हुआ, आप ऐसा इसको चेक कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन में भी मैच द कॉलम है। इसमें हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ये फॉस्फोरस वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं इनके ऑक्सो एसिड्स में से, इनके स्ट्रक्चर आपको आने चाहिए। पहला है हाइपोफॉस्फोरस एसिड, फिर है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। ये ऑर्थो शब्द हम उन एसिड्स में लगाते हैं जिनमें हाइड्रोजन की संख्या 2 से अधिक होती है। अब हम पहले स्ट्रक्चर देखते हैं हाइपोफॉस्फोरस एसिड, यानी कि H3PO2। इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। हर फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड में 5 बॉन्ड होंगे, ये हमेशा रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये ऐसा हमेशा होगा। तो ये हो रहा है, 5 बॉन्ड आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। डबल बॉन्ड से मैं ऑक्सीजन जोड़ूंगा यहाँ पे, और सिंगल बॉन्ड से मैंने OH जोड़ दिया। तो अब यहाँ पर H और H रह गया। ये मोनोबेसिक एसिड है। इसमें मुझे फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट काउंट करना है। तो फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे तो +1 आ गया, यानी हाइपोफॉस्फोरस एसिड के लिए 5वां आंसर हो गया। तो मैं इसको यहीं पर लिख देता हूं, ए के लिए आंसर हो गया आपका 5th वाला, ये जो दिख रहा है +1। अब है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। जैसा कि मैंने बताया था आपको, H3PO4 इज फॉस्फोरिक एसिड, दिस इज ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। वो इक होना चाहिए, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पर होना चाहिए, और हाइड्रोजन का नंबर 2 से ज्यादा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ऑर्थो शब्द आएगा। फिर मैं यहाँ पे वही काम करता हूँ, इसके 5 बॉन्ड बना लेता हूँ। डबल बॉन्ड है तो जाहिर सी बात है मैं ऑक्सीजन इससे जोड़ूंगा, और सिंगल बॉन्ड से मैं OH जोड़ दूंगा। यहाँ पर भी OH, यहाँ पर भी OH, और यहाँ पर भी OH। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए इसका कितना है, +5। तो ये वाला यानी बी वाले के लिए आंसर हो गया आपका 1, ये आंसर हो गया। अब है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। हाइपोफॉस्फोरिक एसिड को हम इस तरह से देखते हैं, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड दैट इज H4P2O6। इसको हम इस तरह से देख रहे हैं। यहां ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +4, यहां पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +4। यह है हाइपोफॉस्फोरस एसिड। यानी हम अगर इसमें जाते हैं तो हाइपोफॉस्फोरस एसिड के लिए आंसर हो गया 2, यानी सी के लिए आंसर हो गया 2। अब आ जाइए डी की बात करते हैं, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड फॉस्फोरस है, फॉस्फोरिक होता तो ऑक्सीडेशन स्टेट 5 होता, फॉस्फोरस है तो एक ऑक्सीजन कम हो जाएगा। तो ये डबल बॉन्ड O हो गया, सिंगल बॉन्ड OH है, सिंगल बॉन्ड OH है, और ये H है। दिस इज ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। हम इसको ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड बोल रहे हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट एक ऑक्सीजन कम है, इसलिए 2 माइनस चार्ज कम हो जाएगा, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट भी 2 प्लस कम हो जाएगा, यानी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। आइए देखते हैं आंसर में कहां पर है ये। अब आपका डी वाले ऑप्शन में ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड +3 यानी तीसरा ऑप्शन है। अब आप इसका आंसर इन सभी स्ट्रक्चर्स के साथ यहाँ पे देख सकते हैं। ये सारे स्ट्रक्चर्स देख लिए, ऑक्सीडेशन स्टेट देख लिया आपने। यहाँ पर आपने
ये इनके स्ट्रक्चर्स देखे, इनके ऑक्सीडेशन स्टेट देख लिया आपने और आपने आंसर कर लिया, आंसर थर्ड पार्ट इसका आंसर हो जाता। आइए फिर देखते हैं आगे अगला सवाल। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ C60। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका हमें जब तक स्ट्रक्चर अच्छे से नहीं पता होता है तब तक हम लोग इसका आंसर करने के लिए कैपेबल नहीं होते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा देखिए, समझिए पहले इसको थोड़ा सा। ये पेंटागन है, ये इसका स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये पेंटागन है, ये पेंटागन है यहाँ पे, फिर ये पेंटागन है, फिर ये पेंटागन है, फिर ये पेंटागन है, ये फिर ये पेंटागन है। ये एक हेमिस्फीयर का स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है। इस पर देखिए, काउंट कीजिए, ये नंबर ऑफ कार्बन एटम, ये 5, ये 5 और वो 10 और ये 5 और टोटल मिला के देखिए तो 30 कार्बन आपको दिख रहे हैं। तो ये एक हेमिस्फीयर है जिसमें 30 कार्बन है, दूसरा हेमिस्फीयर इस पर आके बैठेगा 30 का, इस तरह से ये C60 हो जाएगा। अब क्या होता है इसमें, इट हैज 26 कार्बन मेंबर्ड रिंग एंड इट हैज 12 5 कार्बन मेंबर्ड रिंग। ऐसा समझिए, नंबर ऑफ 6 कार्बन मेंबर्ड रिंग इज इक्वल टू, आपके पास 60 है माइनस 60/2 माइनस 10, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ 30 हो गया, 30 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 20 हो गया, दैट इज इक्वल टू 20 हो गया। इट हैज़ 26 कार्बन मेंबर्ड रिंग। तो ये एक फॉर्मूला होता है इसके लिए, नंबर ऑफ कार्बन एटम अपॉन 2 माइनस 10 दैट विल बी द नंबर ऑफ 6 कार्बन मेंबर्ड रिंग। और चाहे कुछ भी हो, हमेशा 5 कार्बन मेंबर्ड रिंग 12 ही होंगे। अब अगर मान लीजिए मैंने C70 लिखा, ये क्वेश्चन C60 के लिए आया, सपोज C70 के लिए आपसे पूछता, तो आप क्या करते, इसमें से आप इसको 2 से डिवाइड करते, पहले आता 35 में से 10 माइनस करते, तो इसमें 25 6 कार्बन मेंबर्ड रिंग होते और 5 कार्बन मेंबर्ड रिंग हमेशा हर जगह पर 12 ही होंगे। ये आप गांठ बांध लीजिए अपने दिमाग पर, बहुत अच्छी तरह से नोट कर लीजिए इस बात को कि 6 कार्बन मेंबर्ड रिंग चेंज हो सकते हैं, लेकिन 5 कार्बन मेंबर्ड रिंग 12 ही होंगे। एक और बात, इसमें जो पेंटागन है देखिए, वो हेक्सागोनल रिंग से सराउंडेड है और एक हेक्सागोनल रिंग ऑल्टरनेटली पेंटागोनल और हेक्सागोनल रिंग से सराउंडेड है। ये C60 का स्ट्रक्चर है। अगर मैं C240 के लिए पूछूं तो भी आप आंसर कर सकते हैं, 240 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ 6 कार्बन मेंबर्ड रिंग और 5 कार्बन मेंबर्ड रिंग 12 ही होंगे, दैट्स इट। इस तरह से ये बात यहाँ पे C60 के लिए होती है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है। इट कंटेन्स 12 6 मेंबर्ड रिंग and 24 5 membered ring। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। ईच कार्बन फॉर्म्स 3 सिग्मा बॉन्ड, सही दिखता है आपको, और 5 कार्बन मेंबर्ड रिंग आर फ्यूज्ड ओनली टू 6 मेंबर्ड रिंग, दिख रहा है 6 मेंबर्ड रिंग आर फ्यूज्ड टू बोथ 6 and 5 कार्बन मेंबर्ड रिंग। तो मैंने क्या बताया था आपको, इट हैज 26 कार्बन मेंबर्ड रिंग एंड 12 5 कार्बन मेंबर्ड रिंग। तो इनकरेक्ट बताना था, इसलिए पहला ऑप्शन ही आपको गलत दिख रहा है, इसलिए ये आंसर हुआ। इसका डिटेल मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ, ये इस तरह से। तो इनकरेक्ट बताना था, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन आंसर हुआ इसका, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज FeX2 FeY3 आर नोन।
व्हेन x एंड y आर, यानी हम Fe के लिए बात कर रहे हैं, राइट? तो Fe के लिए Fe F2 भी हो सकता है, बन सकता है, FeCl2 भी बन सकता है, FeBr2 भी बन सकता है, FeI2 भी बन सकता है, FeF3 भी बन सकता है, FeCl3 भी संभव है, FeBr3 भी संभव है, परंतु FeI3 संभव नहीं है। क्यों नहीं है? ये इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि Fe3 प्लस स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जबकि I माइनस स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। Fe3 प्लस स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और I माइनस स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एक साथ रहेगा तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। यानी ऐसा सोचिए कि चूहा बिल्ली के साथ नहीं रह सकता, उसे रहना है तो टुकड़े टुकड़े होकर रहना पड़ेगा, यानी FeI3 विल नॉट एग्जिस्ट। अगर वो बना भी है तो टूटेगा, FeI2 और I2 में टूट जाएगा, टुकड़े टुकड़े में, जर्रे जर्रे में टूटेगा, तब वो स्टेबल होगा। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाना चाहिए सेकेंड वाला पोर्शन। चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं हम। FeI3 does not react because I minus being very good reducing agent, और हमने भी यही कहा है सेकेंड पॉइंट, ये पॉसिबल है, ये सब पॉसिबल है और ये सब भी पॉसिबल है, परंतु ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि Fe3 प्लस स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और I माइनस स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। The set that represents the pair of neutral oxide of nitrogen is, नाइट्रोजन में हम बहुत सारे ऑक्साइड्स देखते हैं। हमने N2O भी देखा, हमने उसका NO भी देखा, हमने इसमें N2O3 भी देखा, हमने इसमें N2O4 भी देखा, हमने इसमें N2O5 भी देखा। ये बहुत सारे ऑक्साइड्स हैं नाइट्रोजन में। आप ऐसा समझिए कि ऊपर के ये दो ऑक्साइड्स जो हैं वो दोनों न्यूट्रल ऑक्साइड हैं और नीचे के ये तीन ऑक्साइड्स जो हैं वो एसिडिक है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन उसने ये पूछा होता कि इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है या सबसे कम एसिडिक कौन है, न्यूट्रल वाला ऑप्शन ही नहीं देता, ये तीन देता ऑप्शन, और ये पूछता सबसे कम एसिडिक कौन है। जिसका सेंटर एटम का, जिसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा और जितना कम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतना कम एसिडिक होगा। अब मैं अगर कंपैरिजन करूं सपोज N2O3 का N2O5 से, इसमें कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, तो जाहिर सी बात है ये ज़्यादा एसिडिक होगा क्योंकि +5 है और ये +3 है। अगर मान लीजिए मैंने N2O3 का कंपैरिजन N2O4 से कर दिया तो ये 4+ है और ये 3+ है, तो N2O4 ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग होगा। अगर मान लीजिए मैंने कंपैरिजन पूछ लिया कि N2O4 और N2O5 में ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, 4+ और 5+ में 5+ ज़्यादा एसिडिक होगा, राइट। अगर मैं तीनों का कंपैरिजन पूछ लेता हूँ, सपोज मैंने कहा N2O3 तो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ 3+, तो इससे ये ज़्यादा ऑक्सीडाइज होगा, एसिडिक नेचर का होगा। ये तो हुआ एसिडिक नेचर। अब आपसे पूछा है न्यूट्रल कौन कौन से होते हैं, तो न्यूट्रल ये दो ऑक्साइड न्यूट्रल होते हैं नाइट्रोजन के। अब हम देखेंगे कि हमारे इन चार ऑप्शन में से न्यूट्रल ऑक्साइड कहाँ पर है। ऐसे क्वेश्चन ना बच्चों जिसमें आपको ये पता है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होने वाला है, पहले से आपके पास आंसर, अगर आपको ये थ्योरी आती है तो आपको पता है कि नाइट्रोजन के दो ऑक्साइड न्यूट्रल होते हैं, ये आपके दिमाग में पहले से पता फिट है। अब आप ऑप्शन में से अपने आंसर जो आपके दिमाग में आ चुका है उसे खोजेंगे। ऐसे क्वेश्चन हर बच्चे का सही होता है, आपका भी सही होगा, ये सही होना चाहिए। लेकिन ऐसे क्वेश्चन के सही होने से सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन उनसे होता है जो क्रिटिकल क्वेश्चन होते हैं, जो सबके गलत होंगे वो आपके सही होने चाहिए। तो लेकिन ये गलत होगा तो भी सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये तो सबके सही हैं तो आपके भी सही होने चाहिए, तो इसको सही करना जरूरी है। तो अब हम यहां पे देखेंगे तो ए पार्ट इसका आंसर हो जाएगा, दिस विल बी द आंसर। नाउ इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये रहा सॉल्यूशन इसका, आगे बढ़ते हैं।
A xenon compound A upon partial hydrolysis gives XeO2F2. Then the number of lone pair electron present in the compound A is round off the nearest integer. देखिए, अगर मुझे ये कंपाउंड मिल रहा है जिसमें जीनन में 4 और ये 2 6 बॉन्ड बन रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि कोई कंपाउंड मैंने पहले ऐसा लिया रहा होगा जिसमें 6 बॉन्ड रहे होंगे, उसी का मैं हाइड्रोलिसिस करा रहा हूं। तो 6 बॉन्ड और फ्लोरीन से जुड़े हुए 6 बॉन्ड, तो मैं सबसे पहले बात करता हूं XeF6 की। अब यहां देखिए, XeF6 को मैं इस तरह से लिखता हूं 1 2 3 4 5 6। ये एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, एक F, दूसरा F, तीसरा F, चौथा F, पांचवा F, छठवां F, XeF6। इसमें जब मैं हाइड्रोलिसिस करा रहा हूं, इसमें जब वाटर डालूंगा तो मैं किस तरह से देखूंगा इसको, Xe डबल बॉन्ड O, एक फ्लोरीन ये, दूसरा फ्लोरीन ये, तीसरा फ्लोरीन ये, चौथा फ्लोरीन ये, और एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया। अब आप इस पर समझिए, इस पर फिर से मैंने वाटर डाल दिया, इस पर हाइड्रोलिसिस करा के मुझे मिलता है XeO2F2, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये। फिर इसका मैं हाइड्रोलिसिस कराता हूं अगर, तो मुझे मिलेगा XeO3। अब आपसे पूछा है, ये तो रिएक्शन हो गई जो पूछ रहा है ना। अब पूछे, क्वेश्चन क्या पूछा है, नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए में कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आप सबसे बड़ी गलती क्या करेंगे, जीनन यानी सेंटर एटम का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन काउंट करने लगेंगे। सेंटर एटम में एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तो आप फट से एक आंसर कर देंगे बिना सोचे समझे। आपको ये नहीं कहा है क्वेश्चन में कि सेंटर एटम में कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, आपसे पूछा है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द कंपाउंड ए। कंपाउंड ए में टोटल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं ये आपको बताना है। तो एक एक फ्लोरीन में आप देख रहे हैं यहाँ पे 3-3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 1 2 3, ऐसे हर फ्लोरीन में 3-3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो 18 तो वो हो गए और एक लोन पेयर हो गया ये वाला जीनन का, तो यहाँ 19 लोन पेयर हो गए, ये आपका आंसर हो गया। तो इसकी जगह आप यहाँ पे 19 लिखेंगे। अब आप सोचिए, इस क्वेश्चन को और भी चेंज किया जा सकता था। वो इसको लिख देता, ये कंपाउंड ए है, ये कंपाउंड बी है, ये कंपाउंड सी है, सॉरी ये कंपाउंड सी है और ये कंपाउंड डी है। देखिए किस तरह से पूछेगा वो क्वेश्चन इस तरह से चेंज कर देगा इस क्वेश्चन, क्योंकि देखो आपने जो देख लिया वो क्वेश्चन नहीं होता, उस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ये क्वेश्चन अब दोबारा रिपीट नहीं होगा, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो अब इसमें से कैसे आप देखते हैं इसको, आपने देखा इसमें XeF6 है, आपसे पूछ लेगा इसमें ए में, बी में, सी में, डी में, एक वाटर मॉलिक्यूल डाला तो बी मिला, एक और वाटर मॉलिक्यूल डाला तो सी मिला, एक और वाटर मॉलिक्यूल डाला तो डी मिला। आपसे पूछेगा ए में, बी में, सी में, डी में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा। तो ए में जो आप हाइब्रिडाइजेशन देख रहे हैं दैट विल बी sp3d3, बी में जो आप हाइब्रिडाइजेशन देख रहे हैं दैट विल बी sp3d2, और सी में जो हाइब्रिडाइजेशन देख रहे हैं दैट विल बी sp3d, और लास्ट में डी में जो हाइब्रिडाइजेशन देख रहे हैं वो sp3 देख रहे हैं। एक एक करके डी ऑर्बिटल कम होता जा रहा है, दिख रहा है आपको ये। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है नंबर ऑफ पी पाई या पी पाई डी पाई बॉन्ड्स जो भी हैं, इसमें तो पी पाई डी पाई ही दिख रहे हैं आपको, नंबर ऑफ पी पाई डी पाई बॉन्ड्स कितने होते हैं ये भी पूछ लेगा। या बहुत सारी चीज़ें पूछ सकते हैं इसमें पूछ लेंगे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, फिर उसके बाद पी पाई डी पाई बॉन्ड्स कितने हैं, सब बहुत जितना है उन सबको एक एक करके लिखेंगे, उन सबको ऐड करेंगे और बोलेंगे नंबर ऑफ पी पाई बॉन्ड से मल्टीप्लाई कर दो। नंबर ऑफ पी पाई बॉन्ड उसमें हो गया 0, 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर 0 आ जाएगा, क्योंकि पी पाई बॉन्ड है ही नहीं यहाँ पे तो पी पाई डी पाई बॉन्ड ही दिख रहे हैं। तो पी पाई डी पाई बॉन्ड्स की संख्या बी में कितनी है 1, सी में कितनी है 2 और डी में कितनी है 3। तो इनका रेशियो कितना हो गया पी पाई डी पाई का बी सी डी में, और ए बी सी डी में अगर देखा जाए तो कितना हो गया 0 1 2 3 ऐसे। तो क्वेश्चन को किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, आपको थोड़ा चौकन्ना रहना है और हर तरफ अपनी सोच बनानी है ताकि क्वेश्चन सॉल्व हो सके। तो आंसर सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। सॉल्यूशन देख लीजिए आप एक नज़र, ये दिख रहा है आपको।
बढ़ते हैं आगे। इस क्वेश्चन में केमिकल नेचर ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड कंपाउंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ रिएक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड P4O10 इन 4:1 रेशियो लिखा है यहाँ पे। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, एक तो नाइट्रिक एसिड है, उसमें P4O10 डाल देंगे। P4O10 की प्रॉपर्टी होती है कि वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है। तो सबसे पहले तो मैं HNO3 लिखता हूँ, HNO2 और O, ये हो गया HNO3। फिर मैं लिखता हूँ HNO2 और O। अब मैं क्या करता हूँ, P2O5 डालूंगा, तो P2O5 इसमें से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा। ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया, तो फाइनली आपको क्या मिल गया, N2O5। अब P2O5 ने मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया, तो आपको क्या मिल गया, H2P2O6। H2P2O6 का मतलब क्या हो गया, 2HPO3 मेटाफॉस्फोरिक एसिड, ये मिला और N2O5 मिल गया। ये आपके प्रोडक्ट्स हो गए। तो रिएक्शन को ना आप इस तरह से सोचिएगा, ऐसे कीजिएगा कि P4O10 का आपको पता है, P4O10 यानी P2O5 जब हम रिएक्शन फॉर्मेट में लिखते हैं तो P2O5 फॉर्मेट में लिखेंगे हम इसको। तो ये जो है ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा। तो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके ये किस तरह से दिख रहा है ये आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है। अब आपसे ये पूछा गया है क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में समझिए ना क्या लिखता है, द नेचर ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड कंपाउंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिएक्शन N2O5 मिला। N2O5 का नेचर कैसा होता है ये पूछा जा रहा है सवाल में। अब जाहिर सी बात है N2O5 एसिडिक होता है। देखिए इससे पहले जो क्वेश्चन हमने किया था, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इससे पहले वाला क्वेश्चन जो था यहाँ पे, ये वाला क्वेश्चन, इसमें भी देखो N2O5 का एसिडिक नेचर, इसमें आपसे पूछा था, ये चारों ऑप्शन दिए थे और इसमें N2O और NO का न्यूट्रल नेचर पूछा था, है ना। तो आपको ये न्यूट्रल ऑक्साइड पूछ लिया और इसी को हमने आगे बढ़े और दूसरी बार जब ये क्वेश्चन आया तो इस क्वेश्चन में आपसे N2O5 के एसिडिक नेचर पर क्वेश्चन पूछ लिया। मतलब नाइट्रोजन के ऑक्साइड को छोड़ा नहीं जा रहा है, उसमें से कुछ ना कुछ निकाल के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो किसी भी फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। Cu2+ salts reacts with potassium iodide। ये एक बहुत अच्छी और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि मैं CuSO4 लेता हूँ, 2+ का मतलब मैं कॉपर सल्फेट ले लेता हूँ, इसकी रिएक्शन मैं पोटेशियम आयोडाइड से कराता हूँ, मुझे CuI2 मिलेगा और मुझे मिलेगा K2SO4। CuI2 मिलेगा और मुझे मिलेगा K2SO4। ये जो CuI2 है, this CuI2 will break into Cu2I2 plus I2। Cu2 will break into Cu2I2 plus I2, इसमें टूट जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगेन कॉपर 2+ is strong oxidizing agent and I- is strong reducing agent। ये दोनों एक साथ नहीं रह पाएंगे, इसलिए ये टूटेगा और Cu2I2 बन के कॉपर +1 और I2 0 में टूट जाएगा। इसकी फर्दर रिएक्शन Ki से नहीं होती, अब इसका कॉम्प्लेक्स नहीं बनता। अगर यहीं पर Ki की जगह KCN होता तो पहले तो Cu2CN2 बनता और I2 की जगह CN ट्वाइस मिलता, जिसको हम साइनोजन कहते हैं, जो स्यूडो हैलोजन होता है। फिर CuCN पर एक्सेस में KCN की रिएक्शन से K3CuCN4 कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये डिफरेंस करने वाली बात है। पोटेशियम आयोडाइड और पोटेशियम साइनाइड से जब रिएक्शन होगी तो पोटेशियम साइनाइड कॉम्प्लेक्स बनाएगा, पोटेशियम आयोडाइड कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा। ये दोनों में डिफरेंस है और ये इंपॉर्टेंट भी है ना। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। द वाटर हैविंग मोर डिसॉल्व्ड O2 इज। इसको इस तरह से समझिए कि पानी का टेम्परेचर कम रहेगा तो ऑक्सीजन ज़्यादा रहेगी, पानी में इम्प्योरिटी ज़्यादा रहेगी तो ऑक्सीजन कम रहेगी, पानी का टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो ऑक्सीजन उड़ जाएगा। आपने देखा होगा कि जो नदी तालाब होते हैं उनमें जो मछलियां होती हैं वो दिन के समय गहराई पर चली जाती हैं, क्योंकि ऊपर के सरफेस से ऑक्सीजन निकल चुका होता है उसका, क्योंकि हीट जब पड़ती है तो वो निकल रहा होता है ऑक्सीजन उसमें से, तो ऊपर ऑक्सीजन कम हो जाता है, इसलिए मछलियां नीचे चले जाती हैं।
तो आपसे ये पूछा जा रहा है द वाटर हैविंग मोर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर कम होगा, बॉइलिंग वाटर पे भी निकल जाएगा, पोल्यूटेड वाटर में भी कम होगा, तो ये इसका सोल्यूशन हुआ। आइए देखते हैं सोल्यूशन, देख लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन बिलो द स्टेटमेंट अबाउट द डाइबोरेन। द डाइबोरेन इज प्रिपेयर्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ NaBH4 with I2। बहुत अच्छी बात है, NaBH4 प्लस I2। I2 लिखा है रिएक्टेंट में और Na भी है, तो I2 है तो मुझे 2 Na लेना पड़ेगा ताकि NaI बन सके। तो मैं यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ये ले लेता हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaI। देखिए आपको कुछ करना नहीं है, आपको इसके प्लस को ये आयोडाइड से जोड़ देना है, बस हो गया, NaI बनाना है आपको। क्योंकि आयोडीन अगर दिख रहा है तो सोडियम और आयोडीन आपस में मिलेगा तो सोडियम आयोडाइड बनेगा। अब मैंने 2 मॉलिक्यूल्स लिया है तभी तो Na2I बनेगा, 2 NaI बनेगा क्योंकि I2 है मेरे पास, राइट। तो 2 NaI बन गया। अब सोचिए मेरे पास बचा क्या, B2H4 का 2 बार, यानी B2H4 B2H4 यानी B2H8। B2H8 तो पॉसिबल नहीं है, तो पॉसिबल क्या है, B2H6। B2H6 बन गया और H2 जो है वो रिलीज हो गया। तो मेरा क्वेश्चन तो बहुत सिंपल सा है कि डाइबोरेन बनना था, डाइबोरेन मुझे मिल गया आयोडीन की रिएक्शन से। तो लिखते हैं पहले पार्ट में, गिवन बिलो आर द स्टेटमेंट अबाउट द डाइबोरेन। डाइबोरेन इज prepared by the oxidation of NaBH4 with I2। सही है। Each boron atom in sp2 hybridized state। तो बोरॉन sp2 नहीं sp3 हाइब्रिडाइज्ड है यहाँ पे, ये वाला पोर्शन तो आपका गलत हो गया, राइट। तो फिर लिखते हैं डाइबोरेन हैज ओनली 1 ब्रिज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। जी नहीं, आपको पता है कि B2H6 में 2 ब्रिज होते हैं। ये वेकेंट ऑर्बिटल है, ये वेकेंट ऑर्बिटल है, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये जो बना ये एक ब्रिज हुआ, ये जो बना एक ब्रिज हुआ। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन के 2 ब्रिज बन रहे हैं यहाँ पे। दिस इज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन के 2 ब्रिज। और तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, 1 ब्रिज की बात कर रहा है यहाँ पे। डाइबोरेन इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल। जब बोरॉन में हाइब्रिडाइजेशन हम sp3 देख रहे हैं तो मॉलिक्यूल प्लेनर कैसे हो सकता है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। तो आपका आंसर जो सही आंसर है वो सिर्फ ए है, तो ए आंसर करेक्ट हुआ इसका। ये प्रिपरेशन का तरीका आपने देख लिया और ये इनकी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया। बोरॉन इंपॉर्टेंट होता है, पढ़िएगा अच्छे से। ये सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं ये क्वेश्चन। फाइंड ABC इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। ये सॉल्वेज प्रोसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-3 बार IIT में आ चुका है ये क्वेश्चन, फिर आने की संभावना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। मेरे पास अमोनिया है, इसमें मैंने वाटर डाला, CO2 डाल दिया, मुझे अमोनियम बाइकार्बोनेट NH4HCO3 मिल गया। इसमें ब्राइन सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड डाला, मुझे NaHCO3 मिल गया प्लस NH4Cl मिल गया। इस बाइकार्बोनेट को मैंने गर्म कर दिया, मुझे Na2CO3 जो चाहिए था वो मिल गया। इसी को बनाने के लिए ये सब हो रहा था, प्लस H2O मिल गया प्लस CO2 मिल गया। ये है सॉल्वेज प्रोसेस। अब आपसे पूछा गया है इसमें ABC इन द फॉलोइंग रिएक्शन फाइंड, तो आपको जाहिर सी बात है A तो आपका ये हो गया H2O। B पूछा है आपसे, B में NH4 ट्वाइस CO3 जो आपको मिला, NH4 ट्वाइस CO3 में H2O फिर B डाला तो NH4HCO3 मिल गया। ये H2O B जो हुआ आपका वो CO2 हुआ, ये वाला पार्ट CO2 हुआ। हमने दोनों रिएक्शन को एक साथ जोड़ के रख दिया, ये A हो गया, ये B हो गया आपका CO2, राइट। और उसके बाद है आपके पास C NH4Cl, ये बन गया आपका NH4Cl और NaHCO3, तो ये हो गया आपका C। तो आपसे क्वेश्चन जो पूछा है वो H2O देन CO2 देन NaHCO3, H2O देन CO2
H2O then CO2 then NaHCO3, तो C पार्ट विल बी द आंसर जो आपको रिएक्शन में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये सॉल्वेज प्रोसेस है, ये दिख रहा है आपको। अमोनियम कार्बोनेट मिल गया, बाइकार्बोनेट CO2 से फर्दर रिएक्ट करता है, बाइकार्बोनेट बना लेता है, बाइकार्बोनेट NaCl से रिएक्ट करता है, NH4Cl और NaHCO3 बनता है। हमने स्टेप को, दो स्टेप को एक स्टेप में लिख के आपको दिखाया था। आइए आगे बात करते हैं। द कंपाउंड A used as strong oxidizing agent is amphoteric in nature. It is the part of lead storage battery. Compound A is lead के जितने भी ऑक्साइड होंगे, चाहे मैं उसका नॉर्मल ऑक्साइड लूँ, चाहे मैं उसका डाई ऑक्साइड लूँ, मोनो ऑक्साइड लूँ, वो सारे ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। तो इसमें PbO2 विल बी द आंसर फॉर दैट। ये आपको मेमोराइज करना रहेगा, ये आपको याद करना रहेगा। तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था। तो PbO2 इसका आंसर है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये। चैल्कोजेन, दूसरे क्वेश्चन पे आइए। इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है चैल्कोजेन ग्रुप एलिमेंट्स आर, चैल्कोजेन कौन कौन से होते हैं। ऑक्सीजन फैमिली को चैल्कोजेन फैमिली कहा जाता है। इस पे सल्फर, सिलीनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम, ये जो दिख रहा है मतलब ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम, दीज आर द चैल्कोजेंस। तो इसमें से जो भी आपको दिखता है वो आंसर कर दीजिए। बाकी तो डी, और बाकी तो इसमें आपके एफ ब्लॉक के भी मेंबर्स हैं, एफ ब्लॉक के मेंबर दिख रहे हैं, और टाइटेनियम आपको डी ब्लॉक का भी दिख रहा है, इसलिए वो तो आंसर हो नहीं सकता, राइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is used to remove most of the plutonium in the spent nuclear fuel? O2F2 यूज करते हैं ताकि PuF6 बन जाए और उसको बाहर निकाला जा सके, राइट। तो ये याद करना है, मेमोरी बेस्ड है। आइए सॉल्यूशन देख लेते हैं इसको, ये लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए आप इसको एक बार। अब इस क्वेश्चन में है द ज्योमेट्री, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। The geometry around the boron in the product B formed from the following reaction is, BF3 NaH से रिएक्ट करके आपको देता है B2H6 और NaF देता है, और B2H6 जो है, यहाँ पे मैं B2H6 ले रहा हूँ, NMe3 से ये रिएक्ट करता है, तो इसका सिमेट्रिकल क्लीवेज होता है। ये कई बार एडवांस में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल क्लीवेज कब और कैसे होता है। ये सिमेट्रिकल क्लीवेज होता है और ये मॉलिक्यूल बनता है। तो आपसे पूछा है बी फॉर्म्ड द फॉलोइंग रिएक्शन, बी इज, ए तो आपका B2H6 है और बी भी आपका, द जियोमेट्री अराउंड द बोरॉन इज टेट्राहेड्रल, ये भी टेट्राहेड्रल है, B2H6 भी टेट्राहेड्रल है और ये भी टेट्राहेड्रल है। तो ये आंसर हो जाता है आपका। सॉल्यूशन देख लीजिए एक नजर इस पे। आइए, इंटरहैलोजन कंपाउंड फॉर्म्ड फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ ब्रोमीन विद एक्सेस ऑफ फ्लोरीन इज, एक्सेस ऑफ फ्लोरीन, तो एक्सेस ऑफ फ्लोरीन से लिया जाएगा तो BrF5 का फॉर्मेशन होगा। आइए यहां देखते हैं सॉल्यूशन, ये BrF5 बन गया एक्सेस में लेने से, हैलेट आंसर हो गया इसका, राइट। ये मेमोरी बेस्ड है, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते हैं, इसको आपको याद ही रखना पड़ेगा। The metal that is very low melting point and the periodic position is closer to the metalite. लो, तो गैलियम दिखाई दे रहा है आपको, लिक्विड होता है ये, रूम टेम्परेचर, हाथ पे रखने से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ये लिक्विड दिखता है आपको ये। Now next question is match the column. Match the column में आपको अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करता हुआ दिख रहा है। ये हीटिंग इफेक्ट की रिएक्शन है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इनको आप अच्छे से समझ के कर लीजिएगा। NH4, फिर NH4, फिर Cr2, फिर OOO और फिर OOO और O, ये Cr2O7 हो गया। अब देखो H4O2, H2 बना, फिर H4O2, H2 बना, फिर N2 बना, फिर Cr2O3 बच गया। तो आपको रिएक्शन में क्या क्या मिला, यहाँ पर हीटिंग से आपको N2 मिल गया और आपको मिल गया इसमें Cr2O3 और आपको क्या मिल गया
H2O, बैलेंस कर लीजिएगा, ये रिएक्शन हो गई। तो ए का आंसर आपका 2 हो गया, नाइट्रोजन। KMnO4 पर HCl की रिएक्शन से इसमें ये और ये प्लस पार्ट है और ये माइनस पार्ट है। एसिड का जो माइनस पार्ट है दोनों प्लस पर अटैक करेगा, वो दोनों प्लस पर अटैक करेगा। तो किस तरह से अटैकिंग होगी इसकी, आपको KCl मिलेगा, आपको MnCl2 मिलेगा, आपको H2O मिलेगा और आपको Cl2 मिलेगा। तो Cl2 के प्रिपरेशन का मेथड हो गया। फिर एल्यूमिनियम की बात की जा रही है, एल्यूमिनियम प्लस NaOH प्लस H2O। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, 97 में जब IIT का पेपर आउट हुआ था उस समय भी ये वाला क्वेश्चन आया था, उसी क्वेश्चन को रिपीट किया। ये बहुत अच्छी प्रोसेस है। एल्यूमिनियम में एल्कली की रिएक्शन को यूनियोस प्रोसेस कहा जाता है, हाइड्रोजन के प्रिपरेशन का मेथड है ये। आपको इसमें मिलता है NaAlO2 प्लस H2O। ये मेरे देखते देखते में ये 3-4 बार ये क्वेश्चन आ गया है, 97 से पूछ रहा है इसको। अगला है नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट NaNO3। NaNO3 का जब हम डिकम्पोजिशन करते हैं तो NaNO2 मिलता है हमें और ऑक्सीजन मिलता है। हर नाइट्रेट टूट के ऑक्सीजन देगा। लिथियम का नाइट्रेट फर्स्ट ग्रुप में ऑक्साइड NO2 और O2 देगा। सोडियम का नाइट्रेट, सोडियम से लेके सीजियम तक के नाइट्रेट अपना करस्पॉन्डिंग नाइट्राइट और ऑक्सीजन देंगे, राइट। ये है इसका सॉल्यूशन। अब है अगला क्वेश्चन, गिवन बिलो आर द ऑक्साइड्स, ये सब ऑक्साइड्स हैं। द नंबर ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स इसमें कौन कौन से दिख रहे हैं आपको वो बताना है। AS2O3 आपको एम्फोटेरिक दिख रहा है, N2O और NO न्यूट्रल है, ये बेसिक है, ये वाला ऑक्साइड बेसिक हो गया, और ये दोनों ऑक्साइड आपके न्यूट्रल हो गए, और ये वाला ऑक्साइड आपका एसिडिक हो गया। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड इसमें एक दिख रहा है आपको, AS2O3। आइए सॉल्यूशन देख लीजिए। नेक्स्ट, PCl5 इज वेल नोन बट NCl5 इज नॉट, बिकॉज नाइट्रोजन के पास वेकेंट d ऑर्बिटल ही नहीं होता है, तो NCl5 बनेगा कैसे। सॉल्यूशन देख लीजिए, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, कॉमन सा है। NCl5 इज नॉट नोन बिकॉज नाइट्रोजन डजंट हैव वेकेंट d ऑर्बिटल। अब आपके ऑप्शंस में से इसको चुन लीजिए, नाइट्रोजन डजंट हैव d ऑर्बिटल इन इट्स वैलेंसी शेल, तो ये वाला आंसर हो जाता है आपका, राइट। हाँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द नंबर ऑफ ब्रिज्ड ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन कंपाउंड B फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। अब देखिए ये जो कंपाउंड बनेगा ये NO2 होगा। आप इस बात को, और NO2 को जब हम डाइमराइज करते हैं तो N2O4 बनता है। तो N2O4 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, कुछ क्या एग्जैक्टली यही होता है, राइट। तो इसमें पूछा गया है, क्या पूछा है पहले ये देख लेते हैं। द नंबर ऑफ ब्रिज ऑक्सीजन, तो 0, इसमें कोई ब्रिज नहीं होता है, ऑक्सीजन नहीं होता ब्रिज में। और ये वो रिएक्शन है बच्चों जो फुलझड़ी में जो चढ़ 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 की आवाज आती है, लेड नाइट्रेट ही डाला जाता है उसमें। लेड नाइट्रेट डिकम्पोजेस विद अ क्रैकिंग नॉइस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार आई है ये क्वेश्चन में। और इस तरह से ये P ब्लॉक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो PYQs में थे वो हम लोगों ने कंप्लीट किए। थैंक यू।